राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग। तो हम देखेंगे टॉप 30 क्वेश्चन। केवल 10 मिनट में 30 प्रश्न हम देखेंगे हिंदी साहित्य के, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं भी आप पेपर दें, हिंदी तो यही आती है और इसी को आपको तैयार करना है। तो हम लोग 220 तक देख चुके हैं ना, 220 तक हम देख चुके हैं। आज हमें 220 से 250 तक देखना है। तो उम्मीद है कि 220 आप भी याद कर लिए होंगे या जो नहीं आया होगा उसे नोट भी किए होंगे। तो अब हम 220 से देखेंगे। तो ये हम देखे थे कि दिगंबर में बहुब्रीहि समास है, यहीं पे हमने ब्रेक लगाया था। तो सबसे पहले आप क्लास को खूब शेयर करें सभी के यहाँ, सभी ग्रुप्स में, सभी फ्रेंड्स के यहाँ, ताकि सब लोग इसे देखें और लाइक करें। पहली बार जुड़े हों सब्सक्राइब करें और आइए पढ़िए हमारे साथ, शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कामरेड का कोट कहानी। ये किसकी कहानी है? तो ये कहानी लिखा है सृंजय ने। कामरेड का कोट कहानी किसकी है? सृंजय की है। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि अनुप्रास के कितने भेद होते हैं? तो अनुप्रास के हमारे 5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद होते हैं, ध्यान देना है। अनुलाटानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है कि रामानुजाचार्य, इनके गुरु कौन थे? तो रामानुजाचार्य के गुरु थे कांचीपूर्ण। फिर 24 में दिया है एक कथन कि ये कथन किसका है कि हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी कहते हैं कि जो हिंदी का भक्ति काल है वो बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। पांचवा प्रश्न दिया है कि तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जीवाराम। कौन है? तो तत्सुखी के जीवाराम है, ध्यान देना है। 26 में पंक्ति है, पूछा गया है, झिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रही ना काहू, आ गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। तो ये पंक्ति है कबीरदास की। झिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रही ना काहू, कबीर कहते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है कि भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? तो संचारी भाव से है। भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? तो संचारी भाव से है। आगे देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट, सभी प्रश्न, एक एक प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे हैं, हर जगह से लिए गए हैं, तो आपको इन्हें ध्यान देना है। यदि आप भी इन्हें नोट करते हैं तो आपके पास भी हजारों हजारों प्रश्नों का संकलन हो जाएगा। और आप अपना नोट किया हुआ कहते हैं, मेहनत लगता है, नोट करेंगे, उसे रोज पढ़ेंगे, 10-10 पेज पढ़ेंगे, जितना हो सके आप पढ़िए, जितना हो सके प्रश्नों को तैयार करिए। अब समय बीत गया कि अब आप ऐसे बस देख के काम चला लेंगे या फिर लापरवाही करेंगे। अब आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन आपकी आंखों से गुजरना चाहिए, आपके कानों में अधिक से अधिक प्रश्न सुनाई देना चाहिए, आपकी कॉपी पे अधिक से अधिक प्रश्न नोट होना चाहिए। तो मैं कहती हूँ, अब मैं जितना प्रश्न मैं करा रही हूँ, केवल सर करा रहे, उतना यदि आप तैयार कर ले, बाकी आप कुछ छोड़े इधर उधर, प्रैक्टिस सेट ना ले तो भी आपका हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न पर्याप्त हैं। तो आप इन्हें तैयार करें, इन्हें नोट करें, ठीक। तो मधु किसका पर्याय है? मधु अमृत का पर्याय है। अगला पूछा गया है, तालाब की मछलियां, ये काव्य है। तो तालाब की मछलियां कौन लिखता है? नागार्जुन लिखते हैं। फिर है, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन निबंध है। तो स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन निबंध लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। फिर 31 नंबर में पूछा गया है कि हिंदी के प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? तो जोसुआ केटलर। हिंदी के प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोसुआ केटलर है। फिर है, मैं अरना, ये कहानी संग्रह है, किसका है? लता शर्मा का। लता शर्मा ने लिखा है मैं अरना। इसके बाद है मिश पद्मा,
मिस पद्मा कहानी किसकी है? तो ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद की। इन्होंने ही लिखा है मिस पद्मा। इसके बाद है झलक संस्मरण। तो झलक संस्मरण किसका है? शिव नारायण टंडन ने लिखा है झलक। और मिस पद्मा प्रेमचंद ने लिखा है कहानी। और मिस पाल कहानी मोहन राकेश ने लिखा है। मैं अरुणा लता शर्मा का है। झलक शिव नारायण टंडन का है। 35 में देखिए क्या पूछा गया है। 35 में पूछा गया है बेफायदा। बेफायदा में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा। बेफायदा में अव्ययी भाव समास। फिर है सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? तो सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं अमृत राय। फिर है अंतर्मुखी का विलोम कौन है? तो अंतर्मुखी का विलोम होगा बहिर्मुखी। फिर है मेरे समय के शब्द किसकी रचना है? तो ये केदारनाथ सिंह की है। मेरे समय के शब्द इन्होंने ही लिखा है। फिर है एक कुत्ता और एक मैना। ये निबंध है, किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। एक कुत्ता और एक मैना निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। फिर है महात्मा गांधी जीवनी किसने लिखा है? तो ये जीवनी लिखा है रामचंद्र वर्मा ने। महात्मा गांधी जीवनी रामचंद्र वर्मा। फिर है कसाईवाड़ा कहानी। ये किसकी कहानी है? तो कसाईवाड़ा कहानी लिखा है शिवमूर्ति ने। कसाईवाड़ा शिवमूर्ति। महात्मा गांधी जीवनी रामचंद्र वर्मा। एक कुत्ता और एक मैना निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेरे समय के शब्द केदारनाथ सिंह का। अब 42 में देखिए कितनी अच्छी अच्छी रचनाएं सब यहाँ दी गई हैं। 42 में है बुद्ध की शिष्या। ये एकांकी है, किसकी है? तो सेठ गोविंद दास की। बुद्ध की शिष्या एकांकी सेठ गोविंद दास ने लिखा है। फिर 43 में पूछा गया है आसमां कैसे कैसे। ये कहानी है, किसने लिखा है? तो स्वयं प्रकाश ने लिखा है आसमां कैसे कैसे। फिर देखिए अगला क्या है। अगला है कि आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन हैं? तो आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं अमीर खुसरो। आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना है। कई लोग विद्यापति लगा देते हैं, पर प्रश्न बनता है कि आदिकाल और भक्ति काल के बीच स्वर्णिम कड़ी कौन है, तब आपको विद्यापति लगाना होता है। आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो हैं। 45 में पूछा गया है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। 46 में पूछा गया है कि हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा क्या कहलाती है? तो हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा हिंदुस्तानी कहलाती है। 47 में देखिए, हाँ इसे ही आप लोग गलती किए थे एक दिन भाषा विज्ञान की जब मैं क्लास ले रही थी, तो ये प्रश्न आया था, तो आप लोग रेखता लगाए थे। तो अब गलती नहीं करेंगे आप लोग, मुझे विश्वास है आप पे कि अब आप सही करेंगे इसे, कि हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा हिंदुस्तानी कहलाती है, रेखता नहीं। 47 में देखिए क्या दिया है, एक कथन दिया गया है कि प्रभाव को प्रभाव के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, प्रतिक्रिया के रूप में नहीं। ये कौन कहता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि प्रभाव को प्रभाव के रूप में स्वीकार करना चाहिए, प्रतिक्रिया के रूप में नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा कथन है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। इसके बाद पूछा गया है 48 में कि सूफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई है सूफ से। किस शब्द से? सूफ शब्द से हुई है, ध्यान देना है। सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ से। 49 पे आते हैं। 49 में पूछा गया है तुमने कहा था। ये काव्य है, किसने लिखा है? तुमने कहा था। तो उसने कहा था कहानी गुलेरी लिखते हैं, तो नागार्जुन लिखते हैं काव्य,
तुमने कहा था। तो नागार्जुन का ये काव्य आप सभी ध्यान देंगे। 25 का देखिए निबंध भारतेंदु के, तो सभी निबंध आपको ध्यान देने होते हैं। भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या किसका निबंध है? तो ये निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, भ्रूण हत्या। तो इस प्रकार हमने 250 तक अपने प्रश्न कंप्लीट किए और आज का 30 प्रश्न हमारा पूरा हुआ। तो कल से जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि मैम 50 करवाइए, तो ठीक है, मेहनत तो पड़ेगा थोड़ा मुझ पे, लेकिन मैं 50 ही करवाऊंगी पेपर को आप लोगों को देखते हुए कि भाई पेपर है और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्रश्न करवाने हैं, रिवीजन करवाना है। ये रिवीजन है आपका, ये नहीं कि अब इतने मैम याद कैसे करें, ये वो, आपको बहुत चीज़ें याद हैं लेकिन आप उनको छोड़ नहीं सकते हैं कि याद है तो हम उन्हें पढ़ेंगे नहीं, आप उसे सुनेंगे तो आपका रिवीजन होगा, तो आप पेपर में गलती नहीं करेंगे, भूल के भी आपसे गलती नहीं होगा, कुछ आपको इसमें नया भी मिलेगा। तो ये सबसे बेहतरीन क्लास है, मुझे नहीं लगता है कि बेहतर इससे कुछ किया जा सकता है आप लोगों के लिए। तो कल से मैं 50 प्रश्न इसमें लाया करूँगी, कोशिश रहेगा कि 16-17 मिनट में 50 प्रश्न हमारा हो जाए। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दिया जाता है। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में बताना है और आप सभी के यहाँ इसे शेयर ज़रूर करें, सबको बोले इस क्लास को देखें, उनकी भी तैयारी अच्छी होगी। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में।